हमारे साथ समीर चौगानकर साहब हैं। एक पॉइंट जो हम सब में महाराष्ट्र से आए हुए हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को क्योंकि उन्होंने नजदीक से और सबसे ज्यादा अरसे तक देखा है, इसलिए चौगानकर सबने आपको सबको सुन लिया। आपने बीजेपी ने इतनी जुगतबाजी वहां पर की। अब शिंदे साहब कह देते हैं चलिए वो टूट करके आए। अजीत पवार की इच्छा थी मैं सरकार में आ जाऊं, मैं इधर आ जाऊं, पावर के साथ आ जाऊं, लेकिन बीजेपी को नुकसान हुआ उनको लेने का। सर्वे कम से कम ये कहता है अपनी सीटें भी घटी, गठबंधन की सीटें भी घटी सर्वे में। बिल्कुल, देखिए जब महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मिलकर जब शिवसेना ने सरकार बनाई थी महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास लगातार संदेश आ रहा था कि अगर ये तीनों मिलकर लगातार लोकसभा चुनाव तक इकट्ठे रहे तो हो सकता है कि जो सीटें हमें मिलना चाहिए वो आधी सीटें हो जाएंगी और इस गठबंधन को तगड़ी सीटें मिल सकती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को लाने की रणनीति बनाई। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, महाराष्ट्र में सरकार उन्होंने बना ली। लेकिन शिवसेना का जो मूल वोटर है वो कभी भी शिवसेना के साथ टूटता नहीं है। आप देखिए जब राज ठाकरे अलग हुए थे अपने घर से, वो तो बाल ठाकरे के भतीजे थे, उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। लेकिन महाराष्ट्र का जो मूल मुंबई का और जो महाराष्ट्र का मूल शिवसैनिक रहता है वह शिवसेना के साथ रहता है, उसकी श्रद्धा मातोश्री के साथ रहती है, वो कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। इसके कारण जब वो अलग हुए राज ठाकरे तो वो अपनी पार्टी को स्टेब्लिश नहीं कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद भी एकनाथ शिंदे की वो हैसियत नहीं है कि वह उद्धव ठाकरे का वोट बैंक जो मातोश्री के प्रति समर्पित है, जो बाला साहेब ठाकरे के प्रति समर्पित है, वो अपने पास लाके उन्होंने नाम ले लिया। इस बात से ये सर्वे में दिख रहा है, तो इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वोटर कभी नहीं जाएगा। शिवसेना का जो कट्टर वोटर है, शाखा का वोटर है, वो उद्धव ठाकरे का साथ ही रहेगा। और ये सीटों में भी देख रहा है कि आप 11 सीटें आज उनको मिल रही है। लास्ट टाइम 17 सीटें उनको मिली थी जब भाजपा के गठबंधन के साथ लड़े थे। और दूसरी बात है शरद पवार के 4 सीट दिख रही है, तो लास्ट टाइम भी शरद पवार को 4 सीटें आई थी, लेकिन अजीत पवार को 2 ही आ रही हैं केवल। अजीत पवार को 2 सीटें आ रही है। इसका मतलब यह है कि इस पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो रहा है। उस क्षेत्र में भी बीजेपी का जो वोटर है वो अजीत पवार के साथ कई हिस्सों में जा रहा है, क्योंकि वहां बीजेपी भी स्ट्रांग स्थिति में थी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अभी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन तय नहीं है कि कौन किस सीट से लड़ेगा। अभी तो यह भी तय नहीं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे अगले चुनाव तक। अभी उनको भी यह शक है कि मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। अजीत पवार को भी यह शक है कि मुझे कितनी सीटें मिलेंगी। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है। अब बीजेपी क्या करती है, हो सकता है एकनाथ शिंदे के ज्यादातर सांसदों को बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाए कि आपका आधार नहीं तो हमारे सिंबल पे आप चुनाव लड़ो। हो सकता है अजीत पवार के ज्यादातर जो 2 सीट दिख रही है वो बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ ले। तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अब इनके बीच कैसा होगा ये बहुत बड़ी समस्या होगी। क्योंकि क्या सीधे शब्दों में कहें, क्या शिंदे शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ये एक किस्म की लायबिलिटी बीजेपी के लिए तो नहीं बन गई? अब जब आप कहते हैं कि मुझे उनके लोगों को अपने टिकट पर चुनाव लड़वाना पड़ेगा। बीजेपी की लायबिलिटी नहीं, बीजेपी का जो वोट बैंक में बीजेपी के साथ रहेगा। हो सकता है बीजेपी की सीटें इससे ज्यादा आ जाए, लेकिन जिस सोच से भारतीय जनता पार्टी उनको लेके आई थी वह पर्पस पूरा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अभी नगरीय निकाय चुनाव भी होने थे, तो 1 साल से जो नगरीय चुनाव महाराष्ट्र में नहीं हुए, इसका कारण यही था कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि सिर्फ एकनाथ शिंदे के भरोसे हम ये चुनाव नहीं जीत सकते, हमें कोई और साथ लगेगा। और अजित पवार को लाने के बाद भी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव तक ये नहीं कराएंगे। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, दरअसल अब समीर भाई भी बोल चुके, तो इससे समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति कितनी कठिन हो गई कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। लेकिन राजनीति ऐसे नहीं चलती है जैसे सर्वे दिखा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि 24-24 का बंटवारा हो जाएगा। मेरा यह मानना है कि जो भी उस वक्त बेहतर करेगा, हो सकता है आज हम बात कर रहे हैं, कल को कोई और ताकत बन जाए, कल को शरद पवार ही खड़े हो जाएं या कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाए या अजीत पवार कुछ करें लौट जाएं। लेकिन आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत मजबूत है। मैं कह रहा हूं कमजोर कौन हुआ है? आप कह रहे हैं कि शिवसेना का वोटर, शाखा का वोटर उसके साथ जाएगा। मुंबई में शाखा उखड़ गई समीर भाई। जितने शाखा जहां लगती थी, जहां सुबह ब्लैक बोर्ड पे वो शेर का निशान लगा के और वो करते थे, आप बात कीजिए। मुझे तो मतलब लोगों ने बताया कि अब वो स्थिति नहीं कि कोई एक मैसेज जाए, जो मैसेज जाता था। और जो शिवसेना क्यों जानी जाती थी, हम जो तय करते हैं मुंबई में वो करके दिखाएंगे। अब तो उद्धव ठाकरे यही नहीं तय कर पाते कि हम करेंगे क्या, तो शिवसैनिक कुछ कर ही नहीं रहा। मेरा मानना है कि इस वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिंदे हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। पूरा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा वर्ग ऐसी जो परिवारवादी व्यवस्था होती है उसमें सत्ता के साथ जुड़ा रहता है, जो मातोश्री वाली सत्ता है। लेकिन लाभ के तौर पर देखें तो भाजपा लाभ में है। अजीत पवार और शिंदे अगर इनके बीच की टकराहट नहीं होती है, कोई नया पैंतरा नहीं होता है, तो भाजपा लाभ में रहेगी। चलिए, महाराष्ट्र के आंकड़े जुड़ने के बाद और बिल्कुल बराबरी पर दोनों अलायंस खड़े दिखे हमें, तो आप देखिए कि अब एनडीए 214 और 116 पर इंडिया अलायंस खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आगे हमें यूपी की बात करनी है, महाराष्ट्र की बात करनी है, ओडिशा, केरल, इनकी बात करनी है। अगर केवल उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्मेंस 2019 में बीजेपी का था
केवल उतनी ही सीटें अगर आप इसमें जोड़ते, मतलब अगर बीजेपी उतनी सीटें ला पाने में कामयाब हो तो वो केवल यूपी की बदौलत ही हाफवे मार्क के ऊपर जा सकती है, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार के ऊपर जा सकती है उस आंकड़े के। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये हमारे सामने सवाल है। मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले आपके बीच में, आपको लग रहा है अभी तक सर्वे देख के बीजेपी को क्या ऐसा लगता है कि अपने दम पर मेजॉरिटी मिल सकती है? हाँ, 300 सर, 300 सीट्स 300 सीटें बीजेपी की अपनी या एनडीए की? एनडीए मिला करके एनडीए बीजेपी अपने दम पर फुल मेजॉरिटी होगा कि नहीं? 270 आ जाएगा। ये भी आपने बड़ा सोच के बोला कि एक दो सीट कम रह सकती है, एक दो सीट फुल मेजॉरिटी से कम रह सकती है। किसको, किसी और को ऐसा लगता है बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी से कम रह सकती है? 350 प्लस है। कितने? माइक पे बोलिए बेटा। 350 प्लस होगी। 350 प्लस है हाँ बीजेपी अपना। हाँ सर, कोई और ना विकल्प ही नहीं लगता बीजेपी के अलावा। और आप कौन कौन से नेता को देखते हो, किसके बारे में आपको पता है? सर वैसे पार्टी से पता है, जो और पार्टी से मतलब। उनके बारे में पता है आपको? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इन सब के बारे हाँ, में? अलायंस के बारे में पता है। ये नहीं कर पाएंगे कुछ? सर नहीं करेंगे तो, लेकिन ना अभी भी मतलब मोदी जी के अलावा कोई ऐसा विकल्प लगता ही नहीं है जिसे वोट कर पाए। अच्छा ठीक है सर, इनका कहने का मतलब ये है कि विपक्ष जो है अंत में जाके जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे और जब इनके सीटों का बंटवारा होगा तो ये कमजोर लीडरशिप की वजह से बिखर जाएंगे, तो कम से कम -5% वोट और मान के चलिए। नहीं, देखिए विपक्ष की कोशिश क्या है, जैसे सर ने कहा ना कि 270 के आसपास रह सकता है, ऐसा उनको लगता है बीजेपी को। विपक्ष भी ये चाहता है कि मेजॉरिटी से कम रोके, मेजॉरिटी से रोकना चाहती है बीजेपी को। पर किस्मत का भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि कांग्रेस भी पूरी कंपटीशन दे रही है। कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी जी, मेरे को लगता है थोड़ा थोड़ा तो। देखिए अभी अलायंस के साथ 116 पर है, इसमें ज्यादा कांग्रेस ही है। जी बोलिए। बीजेपी को काफी एडवर्सली इफेक्ट पड़ सकता है, नुकसान होगा बीजेपी को? बिल्कुल, साउथ में हो सकता है। साउथ में तो साउथ में तो वो जैसे थे वैसे ही हैं। और भी जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं लाइक महाराष्ट्र है, राजस्थान है, इसमें भी काफी एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा और नीचे आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।